दोस्तों आज हम करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, जिसमें हम लोग पूरा एनसीईआरटी को कवर करेंगे दोस्तों, और एक भी पॉइंट हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास आकाश का माइंड मैप है दोस्तों, जिसके द्वारा हम अभी ये पूरे चैप्टर को अभी समराइज करेंगे और बहुत कम ही समय में हम लोग दोस्तों इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ये कुछ टॉपिक है जिसको हम लोग को अभी करना है दोस्तों। तो एक 15 टॉपिक है, पूरे 15 टॉपिक में पूरा इस चैप्टर को हम लोग सफाया कर देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एनसीईआरटी में पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ दोस्तों को, जिसको अभी हम करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा दोस्तों, जिसके द्वारा हम अभी ये पूरा चैप्टर को समराइज करेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, जिससे अच्छा आपको दिखेगा। ये हो गया दोस्तों। चलिए मैं शुरू करता हूं दोस्तों, और एक एक करके मैं पूरा टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। आप बस ध्यान से मेरे इस पेन की टिप को ध्यान दीजिएगा, और मैं अभी धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर को समराइज करके खत्म कर दूंगा दोस्तों। इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट कर रहा है दोस्तों, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहना चाहता है दोस्तों कि क्या है वो चीज़ जो किसी चीज़ को लिविंग बनाता है। तो इसका आंसर है कि प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट, जो सबसे छोटा यूनिट है लाइफ का, सेल, जिसमें प्रेजेंट होता है वही लिविंग कहलाता है, ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल ही है वो चीज़। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितना भी ऑर्गेनिज्म है हम लोग के आसपास, वो सेल से ही कंपोज हुआ है, मतलब कि फॉर्म्ड हुआ है दोस्तों। हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक दोस्तों अभी कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब देखने वाले हैं व्हाट इज सेल। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है व्हाट इज सेल। पहला पॉइंट है दोस्तों, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहना चाहता है दोस्तों कि सेल जो है फंडामेंटल, सबसे छोटा यूनिट है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है यूनिट ऑफ लाइफ। कहना चाहता है दोस्तों, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये कहना चाहता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ जो एक सेल से कम है वो इंडिपेंडेंट लिविंग को नहीं, मतलब कि शो कर पाएगा। बिना सेल के इंडिपेंडेंट लिविंग हो ही नहीं सकता। ये क्या लाइन कहना चाहता है दोस्तों। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइफ सेल। जो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, वो सबसे पहले देखे थे और डिस्क्राइब किए थे एक लिविंग सेल को। ये दोस्तों याद रखिएगा, लिविंग सेल को डिस्क्राइब किए थे, ना कि डेड सेल को। और डेड सेल का भी आगे आएगा। तो हमारा दोस्तों व्हाट इज सेल भी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग का अभी सेल थ्योरी टॉपिक आ गया, थर्ड टॉपिक। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं। ये रहा सेल थ्योरी। ये कहना चाहता है दोस्तों कि इन 1838 मैथियस सेल्डन, ए जर्मन बॉटनिस्ट, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells from the tissue of the plant. 1838 में मैथियस सेल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। याद रखिएगा दोस्तों, जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन किए थे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को, और ऑब्जर्व किए थे कि सारे प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, और सेल जो आगे चलकर टिश्यू बनता है दोस्तों ऑफ प्लांट। और एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे स्वान 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, स्वान मतलब उसको हम लोग बर्ड से याद आ रहा है, स्वान से एनिमल से, तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे दोस्तों, रिपोर्टेड दैट एनिमल सेल हैड एन थिन लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्वान जो थे 1839 में बताए थे कि एनिमल के पास एक थिन लेयर होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। He concluded that plant cell have cell walls, और स्वान जो थे वही बताए थे कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है। सेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। ये दोस्तों याद रखिएगा, both सेल्डन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, बट दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। लेकिन ये थ्योरी हम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि एक जो पहले से सेल है वो, मतलब कि एक सेल कैसे फॉर्म हुआ, ये फॉर्म कैसे हुआ, सेल थ्योरी हम लोग को नहीं बता पा रहा था, जो कि सेल थ्योरी जो सेल्डन एंड स्वान ने फॉर्मुलेट किया था, बताया था दोस्तों।
अब आ गया था एक और साइंटिस्ट दोस्तों, रुडोल्फ वर्च्यू, एग्जामिन दैट न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनिस सेलुला ई सेलुला एंड फाइनली मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आया दोस्तों जो रुडोल्फ वर्च्यू जिनका नाम था, और वो एग्जामिन किए थे, एक्सप्लेन किए थे दोस्तों कि जो न्यू सेल होता है वो पहले जो सेल है वो इसी से न्यू सेल फॉर्म होता है दोस्तों। यही बताया था रुडोल्फ वर्च्यू दैट न्यू सेल ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब दोस्तों को न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और बाद में इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। पहले सेल थ्योरी शेल्डन एंड स्वान ने दिया था दोस्तों को, जिसके मॉडिफाई किया था रुडोल्फ वर्च्यू ने, और ये हमारा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी है दोस्तों। इसको हम लोग देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कंपोज्ड होते हैं सेल से और सेल के प्रोडक्ट से, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से फॉर्म्ड होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से ही फॉर्म होते हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो जितना भी पुराने सेल थे उन्हीं से नए वाले सेल फॉर्म होते हैं दोस्तों। अब हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हमारा नहीं दोस्तों, अभी हम लोग का सेल थ्योरी कंप्लीट हुआ, अभी हम लोग करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग करते हैं टॉपिक को, इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ते हैं। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, सेल जो होता है वो बहुत डिफर होता है दोस्तों कि साइज में, शेप में, और जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है दोस्तों ये उसमें डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। जैसे कि माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल विथ वाइल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। माइकोप्लाज्मा जो होता है दोस्तों वो स्मॉलेस्ट सेल है, जबकि ऑस्ट्रिच का एग वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है दोस्तों। नर्व सेल आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट में हम पूछेगा दोस्तों नर्व सेल, और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल में हम लोग को हो जाएगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द साइटोप्लाज्म इज मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन एरिया होता है दोस्तों जिसमें सेलुलर एक्टिविटीज होता है बोथ प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत 5 स्टार लगा दीजिए, 10 स्टार लगा दीजिए। जो कि राइबोसोम होता है दोस्तों वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। जो कि दोनों यूकैरियोटिक में भी फाउंड होता है और प्रोकैरियोटिक में भी फाउंड होता है दोस्तों। और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब कि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नाम का चीज़ नहीं होता दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म दे आर आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों। साइटोप्लाज्म के अलावे जो हमारा राइबोसोम होता है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया में फाउंड होता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में फाउंड होता है दोस्तों, और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी फाउंड होता है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम। एनिमल सेल दोस्तों याद रखिएगा, एनिमल सेल के पास एक अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। आगे देखेंगे इसको दोस्तों, विच हेल्प इन सेल डिवीजन। तो सेंट्रोसोम है दोस्तों हम लोग किस तरह हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है दोस्तों। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का जो हम लोग का न्यूक्लियस होता है दोस्तों वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यही कहना चाहता है दोस्तों। एंड दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। और जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है दोस्तों वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है दोस्तों। और ऐसे ही हमारा दोस्तों ओवरव्यू ऑफ सेल टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम लोग अब बड़ा थोड़ा टॉपिक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। पहले इसे कंप्लीट करते हैं फिर धीरे धीरे इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एक लाइन एनसीईआरटी का इसमें दिया हुआ है दोस्तों जो भी हम अभी समझने वाले हैं। इतना बड़ा है दोस्तों ये पैराग्राफ, इसे हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में और देखते एक बात को ध्यान से सुनते रहिएगा बस, और मेरे पेन के टिप को ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं दोस्तों वो, और इसमें थोड़ा बड़ा कर दूँ जिससे आपको अच्छे से विजुअल हो जाएगा स्क्रीन पे, ये हो जाएगा दोस्तों। मैं इसे थोड़ा और जूम कर देता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है दोस्तों
वो लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म। जो प्रोकैरियोट होता है उसमें जो सेल का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है दोस्तों। ये कहना चाहता है ये पॉइंट। आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। जो प्रोकैरियोटिक होता है वो रिप्रेजेंटेड होता बाय बैक्टीरिया के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा रिप्रेजेंट होता है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा के द्वारा रिप्रेजेंट होता है दोस्तों, और पीपीएलओ के द्वारा भी रिप्रेजेंट होता है। In addition to genomic DNA, many bacteria, not all bacteria, many bacteria have a small circular DNA outside genomic DNA called plasmid। जीनोमिक डीएनए के अलावे बहुत सारे बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जो कि जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्ड सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। प्लाज्मिक जो डीएनए होता है वो सर्टेन अनोखा फिनोटाइपिक, जो हम लोग बाहर से देखते हैं कैरेक्टर, वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर अश्योर करता है सच बैक्टीरिया को। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स है, और वैसा ही एक अनोखा कैरेक्टर है कि रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक्स है। प्लाज्मिड डीएनए यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। और जो प्लाज्मिड डीएनए होता है दोस्तों वो हम लोग को मॉनिटर करने में मदद करता है बैक्टीरिया, जो बड़ा बैक्टीरिया, मान लीजिए कि दोस्तों ये बैक्टीरिया है, इसमें हम लोग बैक्टीरिया में कुछ ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो प्लाज्मिड के द्वारा ही होता है दोस्तों। वही कहना चाहता है, प्लाज्मिड डीएनए यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए को हम लोग इसमें डालेंगे तो प्लाज्मिड के द्वारा ही होता है दोस्तों। ये अभी बायोटेक में पढ़िएगा आप लोग दोस्तों, अभी 12th का चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके सराउंडिंग में सेल वॉल होता है दोस्तों। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो सेल वॉल होता है दोस्तों, लेकिन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम लोग पढ़ने वाले सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल एनवेलप विच इज टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सेल एनवेलप जो होता है दोस्तों वो 3 लेयर्ड का स्ट्रक्चर होता है। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकाइलिस फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकाइलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। ये कहना चाहते हैं दोस्तों, सबसे बाहर वाला ग्लाइकोकाइलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकाइलिक्स में बी अ लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर और थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल। ग्लाइकोकाइलिक्स जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है दोस्तों वो लूज शीथ में होता है, जिसको हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं, और थिक और टफ भी होता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। द सेल वॉल प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। जो सेल वॉल जो होता है दोस्तों बैक्टीरिया को कोलैप्स करने से और फटने से बचाता है दोस्तों। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल वॉल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमेले और मेसोसोम। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दोस्तों सेल का, वो अंदर की ओर एक्सटेंशन हो जाता है दोस्तों, ऐसे 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 अंदर की ओर एक्सटेंशन हो जाता है, जो कि वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमेले के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग मेसोसोम कहते हैं। इट हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, distribution to the outer cell, respiration, secretion process and increase the surface area of plasma membrane। एक बार और रिपीट करते हैं दोस्तों। मेसोसोम जो होता है वो हम लोग को हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू द आउटर सेल में, रेस्पिरेशन में, सिक्रेशन प्रोसेस में, एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। इन साइनोबैक्टीरिया क्रोमेटोफोर्स कंटेन पिगमेंट। साइनोबैक्टीरिया में होते हैं दोस्तों पिगमेंट कंटेन करते हैं। ईच लेयर ऑफ सेल एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। हर लेयर सेल एनवेलप का एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। दे एक्ट टुगेदर। और जो सारे ग्लाइकोकाइलिक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग सेल एनवेलप कहते हैं दोस्तों, वो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट को फॉर्म करते हैं के रूप में एक्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दोस्तों वो सेलेक्टिवली परमेएबल होता है, मतलब कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को आर पार होने देता है, और वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को फेस करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोस्तों, हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड इधर है,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटर्नल वर्ल्ड को फेस करता है दोस्तों। बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों वो मोटाइल भी होता है और नॉन मोटाइल, जो कि मूव भी कर सकता है और नहीं भी मूव कर सकता है। इफ मोटाइल दे हैव फ्लैजिला, अगर वो मूव करेगा तो एक फ्लैजिला नाम का चीज़ होता है दोस्तों कि वो प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला दोस्तों कंपोज ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। फ्लैजिला का 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। पिलाई एंड फिम्ब्रियाई डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। पिलाई और फिम्ब्रियाई जो होता है दोस्तों मोटिलिटी में नहीं रोल प्ले करता है। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इन्वेलप कैन बी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। सेल इन्वेलप के डिफरेंसेस के तौर पे बैक्टीरिया 2 टाइप का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। Ribosome and inclusion body. Ribosome are 70S and as subunits 50S and 30S। जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम होता है दोस्तों वो 70S होता है और उसमें 2 सब यूनिट होता है, 50 एंड 30। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। जो सिंगल mRNA होता है दोस्तों इसमें बहुत सारे लार्ज यूनिट, सब यूनिट, लार्ज स्मॉल सब यूनिट जुड़ गए तो इसको हम लोग पॉलीसोम कहते हैं और पॉलीराइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है दोस्तों। इसको 10 स्टार लगा दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। जो राइबोसोम होता है दोस्तों को मैसेंजर आने को प्रोटीन में ट्रांसफॉर्म कर देता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंक्लूजन बॉडी दोस्तों, रिजर्व मटेरियल इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जो रिजर्व मटेरियल होता है वो इंक्लूजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है तो प्रोकैरियोट में। जैसे एग्जांपल फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। गैस वोक्यूल आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वोक्यूल जो होता है वो ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फाउंड होता है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा दोस्तों ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी यूकैरियोटिक सेल देखते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, etc। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल के पास अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, etc कहते हैं। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई। जो यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट होता है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होता है दोस्तों और फंगाई भी होते हैं। प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल होता है उसके पास लार्ज वैक्यूल होता है, स्पेस, वैक्यूल मतलब लार्ज स्पेस होता है दोस्तों। एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल विच आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है जो कि एनिमल्स प्लांट सेल के पास एब्सेंट होता है, बस एनिमल सेल के पास प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम्स आर ऑफ 80S इन साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ 40S एंड लार्ज 60S। यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है दोस्तों वो 80S का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक का 70S था दोस्तों। इसका साइटोप्लाज्म होता है 80S। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केमिकल स्टेजेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन especially in human RBC enabled scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर उसके द्वारा हम लोग साइंटिस्ट को हेल्प मिला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को फाइंड कैसे किया जाए। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो मेनली कंपोज्ड होता है, फॉर्म्ड होता है प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। मेनली लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड consist of polar heads outward and non polar tail। ये पोलर हेड होता है दोस्तों, नॉन पोलर टेल ये आउटवर्ड होता है, इनवर्ड होता है। इन ह्यूमन RBC 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स प्रेजेंट होता है। ह्यूमन RBC में 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड होता है दोस्तों। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी इंटीग्रल और पेरिफेरल। जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन होता है दोस्तों वो अंदर प्रेजेंट होता है या फिर साइड में भी प्रेजेंट होता है दोस्तों, यही कहना चाहता है।
Most accepted model for structure of cell membrane is fluid mosaic model given by Singer and Nicholson in 1972. तो सबसे ज़्यादा accepted मॉडल सेल मेम्ब्रेन का दोस्तों वो सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा किया था, जिसको हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं, जो कि 1972 में लिया गया था। मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल, मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमेएबल, मतलब कुछ सब चीज़ को नहीं आना चाहिए दोस्तों, कुछ कुछ चीज़ आर पार हो सकता है। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। बिना एनर्जी के रिक्वायरमेंट को हम लोग किसी चीज़ को मूव कर पाते हैं, उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं दोस्तों। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, वाटर का मूवमेंट जो कि डिफ्यूजन के द्वारा होता है तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। मेनी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर एनर्जी एटीपी फॉर देयर ट्रांसपोर्ट कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है एटीपी के फॉर्म में, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, जो हल्का फुल्का जो मतलब कि पूरा फ्लूइड क्वासी फ्लूइड मतलब कि हल्का फुल्का फ्लूइड का जो नेचर होता है लिपिड का, लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके कारण हम लोग का जो प्रोटीन होता है वो लेटरल मूवमेंट कर पाता है लिपिड बाई लेवल के बीच में। द एबिलिटी टू मूव विद इन मेम्ब्रेन इज मेम्बर एट फ्लूइडिटी, जो प्रोटीन होता है वो मूव कर पाता है दोस्तों इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में। इस प्रॉपर्टी को हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा दिया हुआ है। पोलर मोलिक्यूल्स कैन नॉट मूव थ्रू आउट द नॉन पोलर बैरियर, जो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स है पोलर है दोस्तों, जो कि नॉन पोलर मूव थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, लिपिड लेयर का बाइलेयर होता है नॉन पोलर होता है, और पोलर मोलिक्यूल्स लिपिड को क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि लिपिड नॉन पोलर होता है दोस्तों। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इम्पोर्टेंट फॉर फंक्शन लाइक, जो कि सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इट में हम लोग का जो फ्लूइड नेचर वो हेल्प करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाहर जो होता है तो उसको सेल वॉल होता है। इन फंगस एंड प्लांट्स में, सिर्फ फंगस और प्लांट में दोस्तों सेल वॉल प्रेजेंट होता है। द वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच gradually diminish as the cell mature and secondary wall is formed inner side towards membrane of the cell, जो कि कहना चाहता है दोस्तों कि सेल यंग प्लांट का जो सेल वाल होता है वो प्राइमरी सेल होता है जो कि कैपेबल होता है ग्रोथ में, एंड ग्रेजुअली डिमिनिश, और समय के साथ छोटा हो जाता है जैसे कि सेल मेच्योर होता है। एंड द सेकेंडरी सेल वाल इज फॉर्म्ड इनर साइड, प्राइमरी सेल वाल के अंदर सेकेंडरी सेल फॉर्म हो जाता है दोस्तों। द मिडिल लेमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, जो मिडिल लेमेला एक लेयर होता है दोस्तों सेल के बीच में, वो एक कैल्शियम पेक्टेट केमिकल के द्वारा फॉर्म होता है दोस्तों। एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गी का जो सेल होता है दोस्तों वो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्म होता है दोस्तों, जबकि प्लांट्स का जो सेल होता है वो सेलुलोज, हेमिसेलुलर, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन से फॉर्म होता है दोस्तों। और इसी के साथ हमारा दोस्तों की 7वां टॉपिक जो सेल वॉल है वो भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं इस चार्ट की मदद से दोस्तों, देखते रहिएगा। और इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों कि आप लोग को अच्छे से दिख सके। हाँ अब सही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। While each of the membranous organism is distinct in terms of structure and function, जितने भी मेम्ब्रेन के से घिरे हुए स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में। मेनी ऑफ दिस आर कंसाइडर्ड टुगेदर एज इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, और उनमें भी बहुत सारे जो होता है दोस्तों उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर होता है कि एक का डिपेंड दूसरे पे करेगा, दूसरे का डिपेंड तीसरे पे करेगा, इसीलिए हम लोग इनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम करते हैं क्योंकि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से होता है ईआर, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम एंड चार होता है दोस्तों की इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में फॉर्म मतलब कि लाइक करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों के रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर इसे कहते हैं दोस्तों कि यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दोस्तों।
इसी को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है दोस्तों की, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है दोस्तों। तो कहना चाहता है कि रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर होता है। द ईयर विच हैज राइबोसोम ऑन सरफेस इज कॉल्ड आरईआर, और जिसमें सर दोस्तों की राइबोसोम लगे होते हैं उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं दोस्तों की। और इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ, सो कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। और जिसके पास राइबोसोम एब्सेंट होता है दोस्तों की, और स्मूथ छूने में लगता है कि दोस्तों, इसी कारण हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्हें कहते हैं। आरईआर इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस वेयर एसीआर इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। आरईआर जो होता है दोस्तों के प्रोटीन सिंथेसिस में मतलब यूजफुल होता है दोस्तों के, और एसीआर जो होता है दोस्तों की वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है दोस्तों। आगे बढ़ता है दोस्तों कि गोल्गी अपरेटस, ये देख सकते हैं गोल्जी अपरेटस दोस्तों, और ये इसे हम लोग सिस्टर्ने कहते हैं दोस्तों। ये गोल्जी अपरेटस का डायग्राम दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों हम लोग गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ते हैं। दिस वेयर नेम गोल्गी बॉडी आफ्टर डिस्कवर नेम बाय कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी के द्वारा गोल्गी अपरेटस डिस्कवर हुआ था दोस्तों। दे कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने विच आर concentrically arranged near nucleus with distinct convex six or forming phase and concave trans और maturing phase। जो गोल्जी अपरेटस होता है दोस्तों की वो कॉन्सेंट्रिक न्यूक्लियस के पास में ही दोस्तों की प्रेजेंट होता है दोस्तों, जिसको न्यूक्लियस के सामने वाला फेस को कॉन्वेक्स, सिक्स और फॉर्मिंग कहते हैं, जबकि न्यूक्लियस से दूर वाले फेस को कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस कहते हैं दोस्तों। प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, जो कि मेनली पैकेजिंग में हेल्प करता है। इट इज द इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जो गोल्जी अपरेटस दोस्तों मेन साइट होता है जहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्म होता है दोस्तों, लाइसोसोम शो करते हैं दोस्तों। दिस आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस। जो भी हम गोल्जी अपरेटस पढ़े दोस्तों, लाइसोसोम उसी का द्वारा फॉर्म होता है दोस्तों, पैकेजिंग के द्वारा लाइसोसोम फॉर्म होता है। दे आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेटेज, ऑप्टिकली एक्टिव एसिडिक पीएच। लाइसोसोम होता है दोस्तों एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है। दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक। ये जो होता है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। वैक्यूल इज द एग्जाम दोस्तों, इसको मैं अभी अच्छे से कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल कंटेन सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल बाय वेस्ट प्रोडक्ट वैक्यूल में स्टोर होता है दोस्तों। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन। अमीबा का जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में। इन मैनी सेल एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इंगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स फॉर्म होता है किसी खाने को इल्गल्फ करने पे। जो मेम्ब्रेन सिस्टम भी खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ने वाले माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और ये इसके बारे में सबको पता ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये तो हम लोग अभी 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेशली स्टेन नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। जब तक कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन नहीं करेंगे कलर से, डाई से, वो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद इनर कंपार्टमेंट कॉल्ड मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, और ये 2 लेयर का फॉर्म होता है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, और दोनों मेम्ब्रेन का स्पेसिफिक अलग अलग एंजाइम होता है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटीन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल एंड इनर मेम्ब्रेन फॉर्म सिस्टर्ने। तो आउटर मेम्ब्रेन होता है दोस्तों की लिमिटिंग बाउंड्री फॉर्म करता है किसी ऑर्गेनेल का, ऐसा तो हम जानते हैं दोस्तों। एंड इनर मेम्ब्रेन सिस्टर्ने, ऐसे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है दोस्तों की सिस्टर्ने फॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में ही हम लोग को ऑक्सीजन को यूज करके एरोबिक एक्सप्रेशन करते हैं दोस्तों। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों कि वो सेलुलर एनर्जी फॉर्म करता है एटीपी
के रूप में, हेंस कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। द मैट्रिक्स है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल। 70s जो मैट्रिक्स होता है दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड होते हैं। जो आरएनए होता है वो 70s फाउंड होता है दोस्तों, और साइटोप्लाज्म में 80s फाउंड होता है दोस्तों कि आर्यूकैरियोट के ये माइटोकॉन्ड्रिया में 70s फाउंड होता है। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और कंपोनेंट्स भी फाउंड होता है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है दोस्तों। हेंस एस स्वेडबर्ग यूनिट स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस हम लोग को रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। इट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होता है दोस्तों कि एस वो कि इनडायरेक्ट मेजर करता है साइज और डेंसिटी को। तो दोस्तों हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब चलिए हम प्लास्टिड पढ़ने। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी प्लास्टिड को पढ़ते हैं। ये हमारा दोस्तों प्लास्टिड, इसे हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्लास्टिड जो होता है दोस्तों, इस फाउंड होता है यूगेलिनोड्स में, प्लांट सेल में। बेस्ड ऑन पिगमेंट, प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। पिगमेंट के द्वारा हम लोग प्लास्टिड को 3 टाइप का डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट contain क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड कंटेन करता है। ल्यूकोप्लाइड्स जो कलरलेस प्लास्टिड होता है दोस्तों, अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट। अमाइलो मतलब कि अमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल में पोटैटो। इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, वेयरएज एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। जब तक कि इलायोप्लास्ट ऑयल स्टोर करता है और एल्यूरोप्लास्ट होता है दोस्तों स्टोर करता है प्रोटीन को। क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट भी दोस्तों डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, विच हैज मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड। जिसको सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको थाइलाकॉइड कहते हैं दोस्तों। एंड मैट्रिक्स को इसको हम लोग दोस्तों स्ट्रोमा कहते हैं दोस्तों। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसमें भी दोस्तों स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए फाउंड होता है। राइबोसोम फाउंड होता है दोस्तों। कैरोटीनॉइड इज फैट सोल्यूबल पिगमेंट, जिसको हम लोग 2 टाइप होता है कैरोटीनॉइड, एग्जांपल होता है कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिलेटिस। द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट 70s होता है दोस्तों कि क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम 70s होता है, आर स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। साइटोप्लाज्म 80s होता है, इसी कारण ये 70s है, इसलिए स्मॉलर होता है दोस्तों साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम के द्वारा। थाइलोकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक कॉल्ड ग्रेना। जो थाइलोकॉइड जो होता है स्टैक में स्टोर होता है, इसको ग्रेना कहते हैं दोस्तों। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लेवल कनेक्टिंग द थाइलोकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। स्ट्रोमा लेवल इसे कहते हैं दोस्तों कि डिफरेंट ग्रेना को ज्वाइन करता है दोस्तों। स्ट्रोमा contain required enzymes for carbohydrate and protein synthesis। स्ट्रोमा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है दोस्तों कि थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होता है। दोस्तों हमारा साइटोस्केलेटन प्लास्टिड खत्म हो गया दोस्तों। अब हम लोग साइटोस्केलेटन शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। स्टार्ट करते हैं साइटोस्केलेटन। एन एलिबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है दोस्तों साइटोस्केलेटन, जो कि प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग कलेक्टिवली जिसे हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। इट इज इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। ये बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। इसी के साथ हमारा दोस्तों कि साइटोस्केलेटन भी कंप्लीट हो चुका है। सीलिया और फ्लैजेला हम लोग अभी करेंगे दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अभी सीलिया और फ्लैजेला पढ़ते हैं। पहला पॉइंट करा दोस्तों कि सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ। बाल की तरह सीलिया और फ्लैजेला जो होता है आउटग्रोथ होता है, हेयर लाइक आउटग्रोथ एंड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का हेयर लाइक आउटग्रोथ को हम लोग सीरियल फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला आर कॉम्परेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजेला ही होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा लंबा होता है दोस्तों,
और सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेसेस फ्लैजेला बट दीज आर स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट। द बैक्टीरिया होता है जो कि प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें भी फ्लैजेला होता है, बट यूकैरियोटिक बैक्टीरिया का फ्लैजेला और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में डिफरेंस होता है दोस्तों। द सेंट्रल कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम and the arrangement of axonemal microtubules referred as 9+2 array। सेंट्रल कोर होता है जिसको हम लोग एक्सोनीम कहते हैं दोस्तों। सेंट्रल कोर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोनीम, एंड रेफर टू एज 9+2। 9 डबलेट होता है दोस्तों, 9 डबलेट और 2 सिंगलेट होता है दोस्तों, इसे 9+2 अरे कहते हैं। बहुत सीलियम एंड फ्लैजेलम अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। दोनों सीलिया और फ्लैजेला होता है दोस्तों, वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलता है दोस्तों, जिसे हम लोग बेसल बॉडी कहते हैं। दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो वो होता है दोस्तों कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है दोस्तों। ये देख सकते हैं डायग्राम दिया दोस्तों की इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इसी के साथ हम लोग दोस्तों सीलिया और फ्लैजेला भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल पढ़ने वाले हैं दोस्तों, फिर न्यूक्लियस और माइक्रोप्रोटोजोआ। चलिए दोस्तों, हम लोग अभी सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पढ़ने वाले हैं। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम जो होता है कि 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जिसे हम लोग कलेक्टिवली सेंट्रियोल कहते हैं। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये लोग लाई करते हैं अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, इनके बीच में, इनके आसपास प्रेजेंट होता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज प्रोटीनेशियस कॉल्ड हब। जो बीच वाला पार्ट होता है दोस्तों, उसे हम लोग प्रोटीनेशियस होता है, इसको हम लोग हब कहते हैं। विच कनेक्टेड टू बोथ ऑफ द पेरिफेरल 9 रेडियल स्पोक्स मेड ऑफ प्रोटीन, जो कि इसमें भी ऐसे दोस्तों स्ट्रक्चर होता है जो कि रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होता है दोस्तों। इसी के साथ हम लोग सेंट्रोसोम सेंट्रियोल कंप्लीट होता है, तो हम लोग न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं। और यह हमारा आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली 1838। सेल ऑर्गेनिज्म के रूप में न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इन 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग, और बाद में उस न्यूक्लियस को हम लोग फ्लेमिंग के द्वारा क्रोमेटिन नेम दे दिया गया था। इंटरफेस न्यूक्लियस एज क्रोमेटिन। इंटरफेस जो कि न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमेटिन होता है दोस्तों। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलस भी होता है इंटरफेस में। क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस हैज द मेम्ब्रेन्स एंड स्पेस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जैसे कि न्यूक्लियस हो गया दोस्तों, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है और इनको स्पेस में जो होता है दोस्तों मतलब पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग देखें तो उधर पीछे दोस्तों आउटर मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअस में होता है, और इसमें भी राइबोसोम बियर करता है। The nuclear matrix of nucleoplasm contain nucleolus and chromatin। The nuclear matrix होता है तो न्यूक्लियस के बीच में मैट्रिक्स होता है, उनमें न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन करता है और न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन कंटेन करता है। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। क्रोमेटिन contains DNA, some basic histone and some non-histone and RNA। Every chromosome has primary constitution called centromere। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं दोस्तों। ऑन द साइड्स ऑफ इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर प्रेजेंट। ये हम लोग दोस्तों काइनेटोकोर हो गया दोस्तों, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, और कॉल्ड प्रेजेंट। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम कैन बी डिस्क्राइब इनटू 4 टाइप्स है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एग्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम इज इन द सेंट्रोमियर जो होता है बीच में होता है दोस्तों। सब मेटासेंट्रिक में स्लाइट अवे जो डिफरेंट होता है, दूर होता है दोस्तों। एग्रोसेंट्रिक में क्लोज टू एंड होता है। टेलोसेंट्रिक में द एंड टर्मिनल पोजीशन पे होता है। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है कांस्टेंट लोकेशन पे। कुछ क्रोमोसोम नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है कुछ लोकेशन पर। दिस गिव अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। ये हमारा सैटेलाइट
देता है दोस्तों। न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस आरएनए। जो न्यूक्लियोलस होता है दोस्तों इज वो कि नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और साइट ऑफ एक्टिव आरएनए राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इसमें होते रहता है दोस्तों। और इसी के साथ हम लोग का दोस्तों न्यूक्लियस भी खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं माइक्रोबॉडीज। ये रहा माइक्रोबॉडीज, बहुत छोटा है दोस्तों, तुरंत खत्म होते हैं। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट वेसिकल होता है दोस्तों को हम लोग माइक्रोबॉडीज कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारा एंजाइम्स फाउंड होता है जो कि बहुत प्लांट एंड एनिमल दोनों में फाउंड होता है दोस्तों। और इसी के साथ हमारा दोस्तों चैनल यह दोस्तों हमारा चैप्टर स्वाहा हो गया दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो। और इसका बताइएगा दोस्तों, आप अगर इसका क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो फॉर्म कर दूंगा दोस्तों। और इसका PDF चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।